नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। प्रीलिम पावर प्ले हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताई थी, करंट रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ उनके स्टैटिक पार्ट को भी डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस और आपके एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट। आपका इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अभी न्यूज में था, तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोली गई है, आईपीयू वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1889 इन द पेरिस टू प्रमोट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड आपका वर्ल्ड पीस। यस, एक्चुअली ये क्या है, आपकी पार्लियामेंट्री बॉडी है, राइट। कब बनी थी? 1889 में बनी थी। कहां पर? आपका पेरिस में। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। इट इज द फर्स्ट मल्टी आपकी लेटरल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। नो। अब मैंने अभी अभी क्या बोला? ये पॉलिटिकल बॉडी है। अभी अभी बताया था क्या है? पॉलिटिकल बॉडी। इसमें क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल बॉडी है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है, तो आपको समझ में आना चाहिए पार्लियामेंट यानी लोकसभा बोल सकते हैं आप। इवन आपको ही पता है लोकसभा राज्यसभा तो है ही, बट इसमें कौन हेड करने जाएगा? आपका लोकसभा के स्पीकर साहब, ठीक है। देन आपको पता होगा द आईपीयू डिफेंड्स द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियन थ्रू ए डेडिकेटेड कमेटी। यस, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेटमेंट यानी आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। सेकंड आपका मल्टीलेटरल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है हेडक्वार्टर ऑफ द आईपीयू इज लोकेटेड इन द ब्रुसेल, बेल्जियम। नो। कहां पर है आपका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, राइट। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो आपकी 1 एंड 2 स्टेटमेंट, 1 एंड 3 स्टेटमेंट सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कीजिए और एमसीक्यूज खुद अटेम्प्ट करके देखिए। देखिए आपके लिए ना ये सब्जेक्ट वाइज, या आप कह सकते हैं करंट ओरिएंटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करा रहे हैं। स्टैटिक पार्ट भी है इसमें, क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच रहेगी, यानी एमसीक्यूज रहेंगे जिसके साथ साथ आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे। With reference to the Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA between the India and UAE। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अभी अभी ये न्यूज में था, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए ये होता क्या है। फ्री ट्रेड बेसिकली एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इसमें आपस में मेल मिलाप करके कि भाई क्या क्या आपको आपस में एक्सचेंज करना है, क्या क्या फ्री एग्रीमेंट्स रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडिया ने साइन किया था सीईपीए विद जापान इन 2011, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। और 2022 में, मई 2022 होगा, मई 2022 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग आपसे साल 2 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बट ये करंट में ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी, इसलिए यूएई का रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सीईपीए बिटवीन द इंडिया एंड द यूएई इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टैरिफ ऑन द 80% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू द यूएई, बूस्टिंग सेक्टर्स सच एज द जेम्स, टेक्सटाइल्स एंड द एग्रीकल्चर। तो ये स्टेटमेंट सही है। जब न्यूज में थी, ये टॉपिक न्यूज में था, तब ये बताया गया था कि 80% आपका इंडिया का एक्सपोर्ट जो होगा यूएई का, जितना भी रिड्यूस कर दिया जाएगा उस पर टैरिफ, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ मैंने क्या बताया, क्या फ्री का मतलब क्या है? जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स है, यानी क्या टैक्स सारा कम कर दिया जाता है, वो एग्रीमेंट होता है आपस में। आपके कंट्री टू कंट्री डिसाइड करता है कि जापान के साथ अलग टर्म एंड कंडीशन है, यूएई के साथ अलग टर्म एंड कंडीशन है। देन सीपीए आपका सीईपीए क्या है? रेनफोर्स इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद द ईए। ये बेसिकली सिंपल टर्म में बता दिया गया है। तो आप इसका ऑप्शन 3 भी सही है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट 1 2 3 एंड तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। ये आपका किससे रिलेटेड करता है? ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए किससे एसोसिएट करता है। आपको पता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल राइट्स में जो आपका 19 to 21 किससे रिलेटेड है? आपके राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। इसी में ही मैं कहूं आपको आर्टिकल 19 जो आपका है, उसमें भी आपके राइट्स हैं। कितने राइट्स हैं आपके? 6 राइट्स हैं। तो उसका मैं एक याद करने का तरीका बता देता हूं आपको, राइट। तो आपका आर्टिकल 19
6 पार्ट है उसमें, तो मैं लिखता हूं साम रिजाइड इन पोलैंड। आप लिख सकते हैं इसको ताकि आपको इजी रहे, जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कई बार स्टेट पीसीएस एग्जाम में, राइट। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, स्पीच, देन आपका क्या आ जाएगा, एसोसिएशन आएगा या आपका असेंबल आएगा। अब मैं बताऊंगा क्या आएगा, असेंबल आएगा, ई आता है इसमें, देन आपका एसोसिएशन, ओ बाद में आता है, ई पहले आता है, राइट राइट। देन आपका क्या आ जाएगा, एम आपका रहेगा मूवमेंट, रिजाइड सेम रहेगा, पी से आपका प्रोफेशन हो जाएगा, ठीक है। तो साम रिजाइड इन पोलैंड याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 19 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद हो जाएगा। एस से आपका क्या रहेगा, स्पीच, ए से आपका असेंबल, ए से नेक्स्ट, ए से आपका एसोसिएशन, ये भी मैंने बता दिया है, ई ए डबल एस दोनों में है, ई पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो इसलिए आपका असेंबल पहले आएगा, देन आपका एसोसिएशन आएगा, देन एम से आपका मूवमेंट हो जाएगा, आर से आपका रिजाइड, देन आपका पोलैंड। ये आपका लिख लीजिए ए बी सी। तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और द यूनियन इन द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, साम SAA, नेक्स्ट ए क्या था आपका, एसोसिएशन, ये स्टेटमेंट सही है, बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आपका केस सा रिलेटेड, इंपॉर्टेंट केस कौन सा था, BR सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या था आपका 1989 का ये केस था। इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इसमें कि यूनियन, ट्रेड यूनियन को फंडामेंटल राइट माना जाए। क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और द यूनियन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 91(c). कौन सा केस रिलेटेड आपका, BR सिंह, आपका मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे बोला गया कि स्टेट इज ऑब्लाइज्ड टू रजिस्टर ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 टू प्रोवाइड वर्कर्स विद द इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल एंड द क्रिमिनल एक्शंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड स्टेट्स को ऑब्लाइज किया गया है कि रजिस्टर करें ट्रेड यूनियंस को अंडर आपका आर्टिकल को, आपका अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग, ताकि वर्कर्स की को प्रोवाइड किया जाए सिविल एंड द क्रिमिनल एक्शन के अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन मिले। राइट टू स्ट्राइक इज एन एब्सोल्यूट लीगल राइट, क्या ये एब्सोल्यूट लीगल राइट है, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज हो गई, अब वो स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ एम्बुलेंस वाली सर्विस, पुलिस सर्विस, या आपका बोला जा सकता है फायर ब्रिगेड वाली सर्विसेज, तो एसेंशियल सर्विसेज को भी राइट टू स्ट्राइक है, नो। एसेंशियल सर्विस को बेसिकली इतना राइट नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड अंडर आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 नहीं है एब्सोल्यूट राइट, इट इज अ लीगल राइट, ये स्टेटमेंट सही है, बट आपका एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं है, तो इस वर्ड से ये पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन गई है, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन कौन से सही है, 1 2, तो 1 एंड 2 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बी ऑप्शन ओनली 2 हो गया आपका। नेक्स्ट आपका यूनिसेफ से रिलेटेड, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, एक फंड बनाया गया कब, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, ताकि जो यंग और जो बच्चे हैं उनके लिए एक फंड प्रोवाइड किया जाए। कंट्रीज को वॉलंटरी बोल दिया गया कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना फंडिंग दे दीजिए ताकि हम ये पैसा बच्चों पे लगा सके। तो यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये याद रखना है आपको, इज असिस्ट चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वॉर 2। इसमें क्या बोला गया, फंड को क्या बोला गया, एंटायरली थ्रू द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, बाय द गवर्नमेंट, बाय द सिविल सोसाइटी और आपका प्राइवेट सेक्टर्स। अब इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, हर एक चीज का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं होता, न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। यूनिसेफ हैज वोन द नोबेल पीस प्राइज एंड रिसीव्ड द सेवरल आपका प्रेस्टीजियस अवार्ड इंक्लूडिंग द इंदिरा गांधी प्राइज इन 1989। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, यस, इनको मिला था, राइट, ये क्या नाम है, प्राइज, राइट। आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, आपको ऑब्वियसली ये वॉलेंट्री फंडिंग है, और आपको ये पता होना चाहिए एस्टेब्लिश किया था 1946 में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो अफेक्ट हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। तो इसमें आपका कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी, तो आपकी बी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। 1 2 का 4,
1 2 का 4, राइट, 1 2 4 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जॉर्डन वैली लोकेटेड अलोंग द जॉर्डन रिवर, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ विच रिफ्ट सिस्टम। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्यों होगा, तभी ये क्वेश्चन बना है। अब आप कहेंगे कि ग्रेट रिफ्ट वैली, मैं कहता हूं आपका फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, अफ्रीका मान लीजिए। अब आप कहेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली यहां है, बट जबकि आप देखेंगे आपका जॉर्डन वाला पार्ट इधर है, तो आप कहेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली का तो नहीं हो सकता। ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट वैली आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो ईस्ट का पार्ट तो कौन सा होगा आपका, ग्रेट रिफ्ट वैली, जबकि आंसर क्या है, ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली का ही पार्ट है ये। हिमालयन रिफ्ट वैली तो कट गया, आपका सैन एंड्रियास रिफ्ट वैली कट गया, क्यों, क्योंकि वो कहां पर है, आपका अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में है, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो कट गई। बट आपका ए और बी में कंफ्यूजन रहेगा, ग्रेट रिफ्ट वैली आपकी इधर है, और जबकि आपका ये एक्सटेंशन किधर है, आपका जॉर्डन वैली में, जिसको किसका पार्ट माना गया है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का पार्ट माना गया है। ये आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ईस्ट रिफ्ट वैली का जॉर्डन वैली इज सेगमेंट ऑफ द ईस्ट रिफ्ट वैली सिस्टम, जो कि स्ट्रेच करता है फ्रॉम द सी ऑफ गैलिली टू द डेड सी, याद रखना है, राइट, डेड सी ऑफ गैलिली, एंड इज वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये आ सकता है जॉर्डन वैली किस रिफ्ट वैली का पार्ट है, तो कंफ्यूजन रहेगा ग्रेट रिफ्ट वैली और द ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट वैली, तो आपको पता होना चाहिए आपका किसका पार्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली का पार्ट रहेगा। डन। तो आज के आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इनको आप अटेम्प्ट करके देखिए, और आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।